हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए एक आज नई क्लासेज, जिसमें नए टॉपिक से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे कला यानी फंडामेंटल्स से स्टार्ट करेंगे आज से क्लासेज। तो चलिए देखते हैं कला के बारे में आज चर्चा करते हैं आप सभी के संग। जो आज की क्लासें हैं ये सभी क्लासेज अब KVS और UPTGT PGT सभी परीक्षाओं को देखते हुए यह नई क्लास स्टार्ट की जा रही है। यह अब नियमित रूप से आप सभी के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन ही कला है। तो कला क्या है? कला की परिभाषा या डिफिनीशन, तो मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन ही कला है। तो कला क्या है? मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन ही कला है, या मन में उठे हुए विचारों को कोरे कागज पे उकेरना ही कला है अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो कुछ इस प्रकार से जो है कला की परिभाषाएं आप लिख सकते हैं या दे सकते हैं। अगला पॉइंट है, कला एवं मानव का संबंध आदिकाल से ही रहा है। तो जो कला है इसका संबंध जो है मानव से आदिकाल के समय से ही रहा है, क्योंकि आदिकाल में भी जो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम था वह कला ही था। अगला पॉइंट है, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वैसे वैसे कला के माध्यम, स्वरूप एवं तकनीकी भी बदलती रही और कला के नए नए माध्यम एवं स्वरूप विकसित होते रहे। तो जैसे जैसे आदिकाल के बाद मानव सभ्यता का विकास होता रहा उसी प्रकार कला के माध्यम, स्वरूप, तकनीकी में भी बदलाव आते रहे। अगला पॉइंट है आदिम कला जो है इसको जो है अंग्रेजी भाषा में प्रिमिटिव आर्ट भी बोलते हैं। आदिम कला को प्रिमिटिव आर्ट के नाम से भी संबोधित करते हैं। जो पत्थरों से शुरू हुई थी उसमें विभिन्न चरणों जैसे भित्ति चित्रों, गुफा चित्रों, ताड़पत्र, लकड़ी, कपड़ा, कागज, तैल रंग, जल रंग, छापा कला, फोटोग्राफी आदि विभिन्न माध्यमों में होते हुए वर्तमान कंप्यूटर युग तक का सफ़र तय किया। तो जो आदिम कला है वह सबसे पहले पत्थरों में शुरू हुई थी, उसके बाद भित्ति चित्र, गुफा चित्र, ताड़पत्र, लकड़ी, कागज आदि जो नए नए माध्यम उपलब्ध होते गए वहाँ तक का सफ़र करते हुए आज जो है वर्तमान समय में कंप्यूटर युग तक का सफ़र कर रही है। अगला पॉइंट है, संसार के विकास की भांति ही कलाओं का विकास भी कभी पूर्ण नहीं होता। इसमें सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती हैं। तो जिस प्रकार संसार का विकास हो रहा है उसी प्रकार कला का विकास भी कभी पूर्ण नहीं होता, इसमें सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती हैं। अगला पॉइंट है, प्रत्येक कला रूप हमारी इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जाता है। जो कला है वह किसी भी माध्यम, स्वरूप या किसी भी रूप में हो वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जाता है। अगला पॉइंट है, प्राचीन काल में शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती थी। तो जो प्राचीन काल के समय थे शिल्प में कुशलता जिसके अंदर होती थी उसको ही जो है कला मानी जाती थी, या शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती थी। अगला पॉइंट है, प्राचीन काल में कलाओं को शिल्प कहा जाता था। तो प्राचीन काल में जो है कलाओं को या कला को शिल्प के नाम से भी संबोधित किया जाता था। अगला पॉइंट है, जिसमें जो सर्कल के अंदर पॉइंट है, यह क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। यह प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स जिसमें सर्कल के अंदर पॉइंट हैं ये पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो कृपया आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है, वैदिक साहित्य में भी शिल्प शब्द का प्रयोग कलाओं के अर्थ में ही किया गया है। तो वैदिक साहित्य के में जो शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है उसे जो है कलाओं के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में या ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो सर्कल के अंदर पॉइंट वाले बिंदु हैं यह पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे नोट करिएगा। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। यथा कला यथा सफ मगसृण सा नयामी। तो जो कला शब्द है इस श्लोक में प्रयोग किया गया है, तो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में कलाकार को शिल्पिन कहा जाता। तो वैदिक काल में कलाकार को शिल्पिन के नाम से संबोधित किया जाता था।
अगला पॉइंट है, शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग अथवा कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग प्रथम शती ईसा पूर्व में आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया, परंतु भरत मुनि ने दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं किया। जैसे कि यह अगला श्लोक है, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं और ऐसी कोई विधा नहीं जो कला ना हो। तो इसका अर्थ यह होगा कि जिसमें कोई शिल्प नहीं और ऐसी कोई ज्ञान नहीं जिसमें शिल्प नहीं और ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें कला नहीं। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला। अगला पॉइंट है, पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी, जो पाणिनि दार्शनिक थे या लेखक दार्शनिक कुछ भी कह लीजिए, पर उसमें के विद्वान थे पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में नर्तक, वादक और गायक को शिल्पी कहा है, ललित कला को चारु तथा उपयोगी कला को कारु कहा है। तो जो पाणिनि है वह अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में जो नर्तक, वादक और गायक थे उस समय के कलाकार, उनको जो है शिल्पी कहा है और ललित कला को चारु और उपयोगी कला को कारु कहा है। अगला पॉइंट है, कामसूत्र तथा शुक्रनीति सार में 64 कलाओं का उल्लेख है और कामसूत्र के लेखक का नाम है वात्स्यायन। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में एक श्लोक है जिसमें कला के बारे में बोला गया है, कला नाम प्रवरम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम ग्रहे हयतद यत्र प्रतिष्ठम, अर्थात कला के द्वारा मानव जीवन के चारों पुरुषार्थों धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा होती है वहाँ सदैव मंगल ही उपस्थित होता है। अगला पॉइंट है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं चित्र सूत्र में कलाओं के चित्रकला को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। तो कलाओं में चित्रकला को जो है सर्वोत्तम स्थान किस ग्रंथ में दिया गया है, तो धर्मोत्तर पुराण के में जो चित्र सूत्र है उसमें जो है चित्रकला को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि चित्रकला को जो है किस ग्रंथ में सर्वोत्तम स्थान दिया गया है, तो चित्र सूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं चित्र सूत्र में। अगला पॉइंट है, भारत की भांति ही यूरोप में भी शिल्प के समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता है या होता था। अगला पॉइंट है, ग्रीक, यूनान, ग्रीस में कलाओं को देखने कहा जाता था जिसका अर्थ शिल्प होता है। तो जो यूनान की ग्रीस कला है वहाँ पर देखने कहा जाता था, कलाओं को देखने से संबोधित किया जाता था जिसका अर्थ है शिल्प। अगला पॉइंट है, जर्मन भाषा में कला को कुंसत कहा जाता था। तो जर्मन भाषा में कला को कुंसत कहा जाता था। अगला पॉइंट है, 13वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा के आर्ट का विकास प्राचीन लैटिन भाषा आर्स से हुआ है। इसका अर्थ भी बनाना, पैदा करना, संयोजित करना होता है। अगला पॉइंट है, कुछ विद्वानों के अनुसार वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले आर्ट शब्द पुनर्जागरण काल के शब्द आरती या आर्टे से उत्पन्न हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा कला का अर्थ। संस्कृत भाषा के शब्द आर्ट की उत्पत्ति का या कल धातु से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, सुंदर, मधुर और सुखदायी। तो संस्कृत भाषा में जो कला की उत्पत्ति हुई है कल धातु से हुई है मानी जाती है जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, सुंदर, मधुर या सुखदायी। अगला पॉइंट है, इसी आधार पर भारतीय दर्शन के अनुसार कला सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने शब्दों में कहा है कि जो सत्य है, सुंदर है, वही कला है। अगला पॉइंट है, रविन्द्रनाथ के अनुसार कला का कार्य मानव के लिए सत्य और सौंदर्य की एक सजीव सृष्टि है। तो यह पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि किसके अनुसार बोला गया कि कला का कार्य मानव के लिए सत्य और सौंदर्य की एक सजीव सृष्टि है। यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर।
तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही आप सभी के लिए लेकर आए थे। तो अब प्रतिदिन आप सभी के लिए यह क्लास उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें जो है फंडामेंटल से स्टार्ट किया गया है, जो आप सभी के सिलेबस के अनुसार अब क्लासें चलेंगी नियमित रूप से। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 25 प्रश्नों की श्रृंखला जो है वह चलती रहेगी। कोशिश करेंगे कि अब एक टाइम निश्चित हो जाए आप सभी की क्लास का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।